1993 के बम्बई सीरियल धमाकों की बात आते ही हमें सबसे पहले नाम याद आता है दाऊद इब्राहिम का। लेकिन एक और नाम था जो मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड था, टाइगर मेमन। मेमन ने धमाकों के लिए बम्बई की अलग अलग जगहों में रेकी को अंजाम दिया। गाड़ियों का इंतजाम भी उसी ने किया और लड़के भी उसी के थे। मेमन धमाकों के पहले ही परिवार सहित मुंबई से भाग निकला। हालांकि उससे एक गलती हो गई, एक चाबी छूट गई थी पीछे। उस चाबी के चलते ही पुलिस पता लगा पाई कि धमाकों में टाइगर मेमन का ही हाथ था। इसके अलावा एक मैडम थी, मैडम का एक कॉल और टाइगर की लंबी सांस, इन सब ने पूरी कहानी खोल कर रख दी थी। टाइगर मेमन के मास्टरमाइंड होने का पता कैसे चला, वो हिंदुस्तान से भागा कैसे और क्या थी टाइगर मेमन की कहानी, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें हम आपको सुनाएंगे कहानी 1993 के बम्बई बम धमाकों के मास्टरमाइंड्स में से एक टाइगर मेमन की कहानी। मेमन परिवार की कहानी शुरू होती है क्रिकेट से। परिवार के सरगना अब्दुल रज्जाक क्रिकेटर बनना चाहते थे। इंडियन क्रिकेट टीम का तो हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन बम्बई लीग के लिए खूब क्रिकेट खेला। रिटायर होने के बाद उनकी ख्वाहिश थी कि 5 बेटों में से कम एक ये ख्वाहिश पूरी कर दे कि इंडिया के लिए खेले। इसी कोशिश में लगे हुए थे उनके 2 बेटे नदीम और सुलेमान। ये उस दौर की बात है जब बम्बई स्कूल ऑफ क्रिकेट का दबदबा था पूरे हिंदुस्तान के क्रिकेट पर। पुराने क्रिकेटर रिटायर हो रहे थे, सचिन अभी चमक रहे थे, नए मौके पैदा होते जा रहे थे। नदीम और सुलेमान ने खूब कोशिश की। नदीम ज़्यादा दिन तक क्रिकेट में रन नहीं पाया तो सोचा कि कुछ नौकरी कर लूँ। नदीम साउथ बॉम्बे में कोंकण मर्केंटाइल बैंक में चपरासी की नौकरी फिर करने लगा। नौकरी में चाय गर्म करनी पड़ती थी, लेकिन उस चाय से भी ज़्यादा गर्म था उसका दिमाग। एक दिन मैनेजर ने नदीम को चाय लाने के लिए कहा और ये बात नदीम को अखर गई। मैनेजर को इतना मारा उसने कि वो बेहोश हो गया और नौकरी जाती रही। उसके बाद नदीम ने अंडरवर्ल्ड के लिए काम शुरू किया। अंडरवर्ल्ड ने नदीम को एक नया नाम दिया। फिर कहानी कुछ यूँ है कि एक रोज़ नदीम गाड़ी से माल लेकर जा रहा था, तभी पुलिस पीछे लग गई। बम्बई की सड़कों पर तब गाड़ी चलाना आसान नहीं था, आज भी नहीं है। क्राइम ब्रांच निश्चिंत था कि ये कहाँ ही जा पाएगा, कितना दौड़ेगा, ये कहीं ना कहीं फंसेगा ट्रैफिक में या फिर कोई गली आ जाएगी। उस दिन नदीम ने सारे रोड, फुटपाथ, गलियों में 100 से ऊपर की स्पीड पर गाड़ी भगाई और वो भी 1 वे रास्तों पर। पुलिस देखती रह गई। उस दिन नदीम को अंडरवर्ल्ड की तरफ से नाम मिला टाइगर मेमन नाम पड़ा। फिर अंडरवर्ल्ड के लिए स्मगलिंग के दौरान टाइगर मेमन की मुलाकात दाऊद से हो गई और जल्द ही वो डी कंपनी का खास मेंबर हो गया। दाऊद ने उसे ड्रग्स का धंधा संभालने की जिम्मेदारी दी, लेकिन उसका असली इंटरेस्ट था गोल्ड में। ये बात दाऊद को पसंद नहीं आई, लेकिन टाइगर को इसकी परवाह नहीं थी। गोल्ड की स्मगलिंग से टाइगर ने धुआंधार पैसा बनाया। पैसा आया तो आसपास के लोगों की इज्जत भी उसको मिलने लगी। उसने बम्बई के माहिम इलाके में मखदूम शाह बाबा दरगाह के पास अल हुसैनी बिल्डिंग के 6ठे माले पर एक फ्लैट लिया और परिवार सहित उसमें शिफ्ट भी हुआ। टाइगर का धंधा अच्छा चलने लगा। उसे दाऊद भी अपना खासम खास समझता था और पुलिस भी उस पर हाथ डालने पे सोचती थी उससे पहले। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई कि जिसने टाइगर को अपराध से आतंक के रास्ते पर मोड़ दिया। साल 1992 का आया। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ और देश में दंगे हो गए। बम्बई भी दंगों की आग में झुलसी। आग पूरी बम्बई में लगी थी, लेकिन जब इसकी आंच टाइगर मेमन तक पहुंच गई, टाइगर का दिमाग पूरी तरह पलट गया। हुआ यूं कि टाइगर की एक कंपनी हुआ करती थी, तिजारत इंटरनेशनल कंपनी। दंगों के दौरान कंपनी का ऑफिस आग के हवाले हो गया। इस घटना से टाइगर इस कदर आग बबूला हुआ कि उसने पूरे बम्बई से ही बदला लेने की ठान ली। 12 मार्च 1992 की तारीख थी। दोपहर 1:30 बजे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 28 मंजिला इमारत के बेसमेंट में एक धमाका हुआ और 50 लोग मारे गए। अभी यहाँ की चीख पुकार थमी नहीं थी कि आधे घंटे बाद एक और कार धमाका हो गया। जगह थी नरसीनाथ स्ट्रीट। अगले 2 घंटों में सिलसिलेवार 12 धमाके और हुए। ये धमाके शिवसेना भवन, एयर इंडिया बिल्डिंग, रॉक होटल, प्लाजा सिनेमा, जुहू सेंटर जैसी जगहों पर होते गए। एयर इंडिया के ऑफिस पर जो धमाका हुआ उसमें 20 लोगों की जान गई, 87 लोग जख्मी हुए। पूरे सीरियल ब्लास्ट में 257 लोगों की जान गई, जबकि 713 लोग घायल हुए। ये दुनिया भर में सीरियल बम विस्फोटों का पहला मामला माना गया, जिसमें करीब 27 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था।
धमाकों के रोज ही पुलिस ने तहकीकात शुरू की। शाम तक पुलिस के हाथ 3 मुख्य सुराग लग भी गए और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। साउथ बॉम्बे के वर्ली में पुलिस को एक मारुति 800 मिली जो विस्फोटकों से भरी हुई थी। पुलिस ने गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की जांच की तो उसके हाथ एक नाम लगा, रुबीना मेमन। पुलिस रुबीना के एड्रेस तक पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था। पता चला कि परिवार 2 दिन से दिख नहीं रहा कहां। साल 2013 में मुंबई मिरर से बात करते हुए पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने बताया था कि जब वो फ्लैट के अंदर घुसे वहां उन्होंने रेफ्रिजरेटर के ऊपर रखी एक चाबी देखी और ये चाबी थी एक स्कूटर की और वही स्कूटर था दूसरा सबूत। इस स्कूटर में भी RDX भरा हुआ था लेकिन किस्मत से उसमें विस्फोट नहीं हुआ। इन 2 सबूतों के बिना पर पुलिस को यह समझने में देर नहीं लगी कि मेमन परिवार का बम ब्लास्ट में रोल है। लेकिन इस हमले का मास्टरमाइंड कौन है, यह सवाल तो अभी भी बना हुआ था। मेमन परिवार की पूछताछ करते हुए पुलिस को मिला तीसरा सबूत, एक और एड्रेस, कार्टर रोड में एक अपार्टमेंट जिसमें सेक्स वर्क चलता था और जिसकी मालकिन का नाम था रोमा सिंह। रोमा को सब मैडम कहकर बुलाते थे। पुलिस ने रोमा को पूछताछ के लिए बुलाया और आधी रात के कुछ मिनट बाद रोमा माटुंगा पुलिस स्टेशन पर पहुंची, जहां राकेश मारिया और ऑफिसर MN सिंह ने उनसे पूछताछ की। मारिया को पता था कि धमाकों से 2 रोज पहले ही पूरा मेमन परिवार बंबई छोड़कर चला गया था। मारिया पक्का करना चाहते थे कि जानकारी उनकी सही थी। रोमा के टाइगर मेमन से पुराने ताल्लुकात थे, इसलिए वो खबर की तस्दीक करने के लिए एकदम सही शख्स लगे पुलिस को। रोमा ने पूछताछ के दौरान ऐसा बर्ताव किया मानो उसको कोई जानकारी न हो। पुलिस ने भी उससे कुछ देर पूछताछ की और फिर जाने दिया। हालांकि सिर्फ जाने दिया, नज़र बनाकर रखी। पुलिस रोमा के फ़ोन को ट्रैक कर रही थी और स्टेशन से वापस जाने के कुछ ही देर बाद उसने कुछ विदेशी नंबर्स पर कॉल किया। कई बंद थे तो कई में सिर्फ घंटी बजती रही। अंत में एक नंबर उठा दुबई से। सामने वाले ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ एक लंबी सांस ली और फ़ोन को रख दिया। हालांकि पुलिस के लिए इतना काफ़ी था। पुलिस को पता चल चुका था कि टाइगर दुबई में है। रोमा के एक कॉल ने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को दिशा दे दी। अगले कई दिन तक रोमा कई जगह कॉल करती रही और इन कॉल के जरिए पुलिस को इस षड्यंत्र के सारे किरदारों का नाम पता चलता रहा। उस ट्रैवल एजेंसी का नाम पता चला जिसने मेमन के लिए दुबई के टिकट्स बुक किए थे और पता चला कि ये पूरी प्लानिंग कैसे हुई थी। पुलिस तहकीकात में जो कहानी सामने आई उसके अनुसार RDX की डिलीवरी ISI के जरिए हुई थी। अपने स्मगलिंग रूट्स के जरिए दाऊद ने RDX भारत पहुंचाया। पहले सारा सामान अरब सागर के रास्ते रायगढ़ पहुंचाया गया, वहां से टाइगर उससे मुंबई लेकर आया। धमाका कहां होगा, कब होगा, इसकी सारी प्लानिंग दुबई में एक मीटिंग में हुई। शुरुआत में प्लान नेताओं को मारने का था। एक प्लान ये भी था कि मुंबई एयरपोर्ट पर खड़े एक जहाज को बम धमाके से उड़ा दिया जाए। अंत में हालांकि तय हुआ कि पूरी ही बंबई में धमाके किए जाएंगे। धमाके कहाँ होंगे, इसकी निशानदेही की जिम्मेदारी टाइगर मेमन के पास थी। उसने ही गाड़ियों का इंतजाम भी किया जिनमें RDX रखा गया। धमाकों की प्लानिंग के बाद फरवरी में मेमन के लड़कों को पाकिस्तान भेजा गया ताकि वो डेटोनेटर और RDX लगाने की ट्रेनिंग ले सकें। सारा काम पूरा होने के बाद 11 मार्च के रोज टाइगर के घर पर ही वाहनों में RDX लोड हुआ और उन्हें बंबई की अलग अलग जगहों पर ले जाकर पार्क कर दिया गया। दाऊद और टाइगर दोनों को पता था इसके बाद उनका मुंबई में रहना मुश्किल होगा, इसलिए 2 दिन पहले ही टाइगर का पूरा परिवार बंबई छोड़कर चला गया दुबई। खुद टाइगर ब्लास्ट से सिर्फ 1 दिन पहले बंबई छोड़कर गया था और दुबई में उसने ISI की मदद से अपने परिवार को कुछ दिन रखा और फिर कराची शिफ्ट करा लिया। इस मामले में पुलिस ने पूरे देश में घूम घूम कर षड्यंत्र से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन दाऊद और मेमन का परिवार उसकी पहुंच से बाहर ही रहा। इस मामले में साल 1994 में पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी जब मेमन का भाई याकूब पुलिस के हाथ लग गया। पुलिस का दावा था कि उन्होंने याकूब को धर दबोचा, हालांकि खुद याकूब कहता रहा कि उसने सरेंडर किया। याकूब के अनुसार उसके पिता को पता चला कि टाइगर ISI के लिए काम करता है, तो बूढ़े आदमी ने ISI के लोगों के सामने ही टाइगर को इतना मारा कि डंडा टूट गया। याकूब को बंबई बम धमाकों के केस में साल 2015 में जाकर फांसी की सज़ा हुई, जबकि टाइगर कभी नहीं लौटा। कहते हैं याकूब की मौत के बाद उसने अपनी अम्मी को फ़ोन किया था कि अम्मी तू रो मत, उसकी मौत ज़ाया नहीं जाएगी, सबके आंसू ज़ाया नहीं जाएंगे, मैं इसका बदला चुकाऊंगा। टाइगर की तलाश मुंबई पुलिस आज भी कर रही है। उसका नाम इंटरपोल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है और वह अभी कहाँ है या क्या कर रहा है इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन अंदाज़ों के अनुसार वर्तमान में वो कराची में रहता है और वहीं से अपना कारोबार चलाता है। तारीख का एपिसोड आपके लिए कमल ने लिखा और जतिन ने इसे रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।